अब मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी राजीव रंजन भी जुड़ गए हैं। राजीव, प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक जब हुई तो सवाल ये उठा कि आखिर अचानक ऐसा हुआ क्या कि इतने सवाल उस मजबूत नेतृत्व पर खड़े हो रहे थे जो 7-7.5 साल से चला आ रहा था। मजबूत सरकार थी, मजबूत नेतृत्व था। अब स्थिति ये है कि लखनऊ से दिल्ली की दौड़ तो लग रही है, लेकिन अब यहाँ क्या हम ये कहें कि बैकफुट पर योगी गवर्नमेंट यहाँ पर नजर आ रही है? क्योंकि समझ ही नहीं आ रहा कि तस्वीर क्या पेश करने की कोशिश की जा रही है। केपी मौर्य अगर दिल्ली पहुंचते तो उनसे कहा जाता धैर्य बनाए रखिए, कुछ ऐसी खबरें वहां से सामने आई। तो इज इट ऑल इज वेल? क्या हम ये कहें कि सब कुछ ठीक ठाक है जो दिखाने की कोशिश की जा रही है? चल क्या रहा है यूपी बीजेपी में, आखिर है क्या इस वक्त तस्वीर? देखिए पूजा, उत्तर प्रदेश बीजेपी में सब कुछ ठीक ठाक तो नहीं चल रहा है और ये दिखाई भी दे रहा है। अभी भी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अब से थोड़ी देर पहले ही केशव मौर्य ने फिर से ट्वीट किया आज के दिन कि संगठन सरकार से बड़ा है और कार्यकर्ताओं का दुख मेरा दुख है, जो बात वो पहले से कह रहे हैं। इसका मतलब क्या है? सरकार भारतीय जनता पार्टी की है और उसके बावजूद कार्यकर्ताओं में दुख क्यों है? जो 2-3 सवाल खड़े होते हैं वो ये। और दूसरी बात, क्या संगठन की या कार्यकर्ताओं की इस सरकार में नहीं सुनी जा रही है, जिसका नतीजे आने के बाद केशव मौर्य ने एक तरफ से तलवार निकाल दी है और वो बार बार ये कहना चाहते हैं कि सरकार में संगठन का या कार्यकर्ताओं को ये इस सरकार में दुखी है। आपने सुना है किसी प्रदेश में किसी देश में किसी प्रदेश में सरकार हो और उसी के संगठन के लोग और कार्यकर्ता दुखी हो? ये इस तरह की बात अगर कही जा रही है तो इसके मायने हैं कि पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और सरकार में सब कुछ ठीक नहीं है। देखिए, दो धड़े हैं। एक बात तो यह है कि केशव मौर्य के ये कहने का क्या मतलब है कि वो सरकार से संगठन को बड़ा मानते हैं। दूसरा अर्थ इसका ये भी निकाला जा सकता है कि वो संगठन में किसी बड़े पद पर जाना चाहते हो सरकार के अलावे, क्योंकि संगठन बड़ा है। तो इसके कई अर्थ निकाल। एक तरफ तो योगी आदित्यनाथ के लोग हैं जो ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी या केंद्रीय नेतृत्व अगर योगी आदित्यनाथ को छूता है तो उसे उत्तर प्रदेश में इतनी ज़्यादा मुश्किलें पैदा हो सकती हैं। उनके लिए एक शेर कहते हैं कि लगा के देख जो भी हिसाब आता हो, हटा के तू मुझे गिनती में रह नहीं सकता। यानी कि अगर योगी आदित्यनाथ को छुआ गया, अगर हटाया गया या उनके साथ कोई इस तरह की बात हुई तो उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी पर नकारात्मक असर पड़ेगा। दूसरे लोग ये मानते हैं कि 2024 का लोकसभा चुनाव और उससे पहले हुए उत्तर प्रदेश में घोसी विधानसभा के उपचुनाव और उसके बाद जो अभी देश में बाई इलेक्शंस के नतीजे आए हैं और बीजेपी के लोग ये मानते हैं कि 10 सीटों पर जो चुनाव होने जा रहा है उसके नतीजे ये इशारा करने के लिए काफ़ी हैं कि भारतीय जनता पार्टी का जनसमर्थन उत्तर प्रदेश में कम हो रहा है। अभी 10 विधानसभा सीटों पर जो चुनाव होने हैं वहाँ के योगी आदित्यनाथ ने अपने मंत्रिपरिषद के लोगों को वहाँ का प्रभारी बनाया था। आज उनकी बैठक अभी बुलाई गई है 15-20 मिनट के बाद, तो उनसे बैठक होगी। योगी आदित्यनाथ, उनके करीबी लोग मानते हैं कि पूरा फुल फॉर्म में चल रहे हैं, बहुत ही आक्रामक तरीके से वो अपने काम में अब आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन जो चुनावी नतीजों का असर सरकार पर देखने में आ रहा है, देखिए इसमें तो कोई दो राय नहीं कि इस सरकार में अफसरशाही ने तमाम ऐसे फैसले किए जो जनता ने अगर विरोध किया भी तो उसकी विरोध की आवाज़ को वहाँ तक पहुँचे नहीं या उसका असर नहीं हुआ। अभी जो हमारे साथी जहाँ अशोक थे, आपने देखा कि वहाँ चिन्हित कर दिया गया था, तोड़ने की बात हो रही थी और ये डर अनायास नहीं था। अकबरपुर में हजारों घर गिराए गए और बुलडोजर चले, वो पूरा ध्वस्त हो चुका है अकबरपुर। तो वो नतीजा सबके सामने है, वो दृश्य सबके सामने है। उसमें भी किसी ने, वो एक बशीर बद्र का शेर है कि लोग टूट जाते हैं घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। वो शेर अब के हिसाब से ये हो सकता है कि लोग टूट जाते हैं घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बुलडोजर चलाने में। तो अभी आप किसी माफिया के खिलाफ, किसी अपराधी के खिलाफ पूरा प्रॉपर्टी जमींदोज कर दे, कोई बात नहीं, लेकिन जो लोग अपनी पूरी जिंदगी की कमाई से एक आशियाना बनाते हैं, उसको उस पर बुलडोजर जब चलता है, उन लोगों के ऊपर जो बुलडोजर चलता है और वो ऐसे पूरी बस्तियां
जमींदोज की जाती हैं, तो ऐसा नहीं है कि जिसका घर गिर रहा है सिर्फ वही है। वो भी राहत इंदौरी का एक शेर है कि लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहाँ सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। तो अगर इस तरह की जो घटनाएं घटती हैं तो इसका असर व्यापक तौर पर होता है। पहले तो ये बातें नहीं सुनी गई। अभी आप देख रहे प्राइमरी स्कूल के टीचर्स की जो अंतर जनपदीय ट्रांसफ़र होना था, उसमें अधिकारियों ने किस तरह का मामला फंसाया और उस चीज़ को रहने दिया। अभी जो डिजिटल डिजिटल उपस्थिति की बात की गई थी, पूरे देश में केवल प्राइमरी स्कूल के मास्टर ही ऐसे हैं प्रदेश में जिनकी डिजिटल अटेंडेंस बहुत अनिवार्य थी, लेकिन ये किया गया। वही प्राइमरी के स्कूल के टीचरों से आप चुनाव करवाते हैं, आप पशु गिनवाते हैं, आप जनगणना कराते हैं, आप पोलियो ड्रॉप्स लगवाते हैं, आप कोरोना की वैक्सीनेशन करवाते हैं। आप पढ़ाने के सिवा 30 काम ऐसे हैं जो प्राइमरी स्कूल के टीचर करते हैं। और जब कोई राष्ट्राध्यक्ष जाता है बनारस या उधर के इलाकों में, तो दीप प्रज्वलन से लेके, और ये मौखिक रूप से होता है, दीप प्रज्वलन से लेके वहाँ रंगोलियाँ बनाने तक प्राइमरी स्कूल के टीचर्स को, या जो आशा बहनें या जो सहायक अध्यापक के तौर पे सबकी लगती है, मिलते रहते हैं, मुझे लोग बताते रहते हैं। तो अब डिजिटल ये व्यवस्था जो है, इसकी भी सुनवाई नहीं होती। अगर लोकसभा चुनाव के परिणाम ऐसे नहीं आए होते तो कम से कम जनता की आवाज़ अब सुनी जा रही है और उसके हिसाब से एक्शन लिया जा रहा है। ये लोकसभा चुनाव के नतीजों की वजह से ऐसा हुआ, और केशव मौर्य का जो दर्द सामने आ रहा है उसमें वो अकेले नहीं है। उत्तर प्रदेश में पूरे मंत्रिपरिषद में ये बात चिन्हित है कि कौन योगी जी का करीबी है और कौन विरोधी खेमे का करीबी है, और ये सब लोग पूरे उत्तर प्रदेश में जानते हैं। मगर बात यही है कि अब आगे 2024 का इलेक्शन, ये जो 10 विधानसभा के उपचुनाव हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके नतीजे बीजेपी में और उथल पुथल ला सकते हैं। बिल्कुल, तो चुनौतियां आगे और ज्यादा कड़ी दिख रही है, वो भी तब जब सरकार और संगठन को लेकर जब इतने सवाल खड़े हों।